सो मैम सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप क्या क्या करती हैं और सभी चीज़ों का इंट्रोडक्शन जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो आप खुद ही बताएं ऑडियंस को, कि जिन भी चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, और उसके बाद फिर हम जो ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है, कैसे आपने यहाँ तक उसको स्टार्ट किया है, जो आपका पूरा इंट्रोडक्शन है वो मैं चाहूँगा एक बार आप दे दें। सौभाग्य मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने वास्तुशास्त्र से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने वास्तुशास्त्र की पढ़ाई की और उसके बाद धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ती गई। जहाँ से मुझे सीखने का नॉलेज मिला वहाँ से मैं सीखती गई। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से मैंने सीखा है, इसका ज्ञान ग्रहण किया है। उसके बाद फिर धीरे से एस्ट्रोलॉजी, रिग्रेशन थेरेपी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ऐसे करके मेरी फील्ड बढ़ती गई। उस फील्ड में मैं अपना काम करती गई और जहाँ जहाँ जो भी सीखने का मौका मिला सीखती गई। तो रिग्रेशन थेरेपी में भी मैं अच्छी कमांड रखती हूँ। मैंने पीजी किया है उसमें, ब्लैक मैजिक पे मेरा रिग्रेशन थेरेपी में पीजी है। और आज बहुत सारे सेशंस लेती हूँ, वास्तु विजिट्स कर रही हूँ, देश विदेश में काम कर रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ ये अपने जो बारे में। ब्लैक मैजिक और रिग्रेशन थेरेपी के आपने दो यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए, हाँ और इनके भी पीजी होते हैं, मतलब इसकी पढ़ाई होती है प्रॉपर, जी इसके बिल्कुल। बारे में थोड़ा बताएं। रिग्रेशन थेरेपी के बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें अलग अलग टेक्निक कराई जाती हैं। तो मैं 2 स्कूल से पास आउट हूँ। तो एक डॉक्टर तृप्ति जैन मैम का स्कूल है जहाँ से मैं पास आउट हूँ, और एक डॉक्टर हैंस का टेसो प्रोग्राम होता है, टेसो। ओके। तो मैं टेसो के अंडर ग्रेजुएट भी हूँ और वहाँ उसी से मैंने पीजी किया डार्क फोर्स में। रिग्रेशन थेरेपी अभी मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, हैप्पीनेस कोर्स, एंड उसके बाद एडवांस मेडिटेशन कोर्स। उसके बाद भी हमको वहाँ पे जो टीचर्स थे उनके द्वारा बताया गया कि एक रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स आर्ट ऑफ लिविंग का भी होता है, जिसमें बेसिक इतना बताया गया कि पास्ट लाइफ में आपको ले जाके और कुछ सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं। बिल्कुल। सो क्या यही है रिग्रेशन थेरेपी, या इसका और कोई डीप क्या मतलब है? रिग्रेशन थेरेपी का ये एक पार्ट है पास्ट लाइफ। जनरली लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि रिग्रेशन थेरेपी का मतलब क्या है। तो इसको लोग समझ लेते हैं कि रिग्रेशन मतलब पास्ट लाइफ ही होता है, कि आप जब भी इसमें रिग्रेस होंगे पास्ट लाइफ में जाएंगे। लेकिन पास्ट लाइफ बहुत सारे फील्ड में एक फील्ड है। तो रिग्रेशन थेरेपी में हो सकता है कि आप अपने इसी लाइफ के किसी पास्ट इवेंट पे जाएं जो कि बहुत ट्रॉमेटिक हो, और वहाँ पर जैसे आज मान लीजिए आप, कोई भी क्लाइंट अगर आता है और वो कहता है कि मैं रिलेशनशिप के इशू से जूझ रहा हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी फीमेल आती हैं, उनसे दोस्ती भी होती है, लेकिन शादी ही नहीं हो पा रही है, वहाँ तक पहुँचने से पहले ब्रेकअप हो जाता है और मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, जबकि अपनी तरफ से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मे बी उसकी लाइफ में, इसी लाइफ में कोई ऐसे इवेंट हुए हैं जिनकी वजह से उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया, और वो बिलीफ सिस्टम क्या हो सकता है कि लव मी एंड लीव मी। तो ये बिलीफ सिस्टम जो कि सबकॉन्शियस में उनको कॉन्शियसली नहीं पता है कि ये उनके अंदर सेट हो चुका है कि लव मी और लीव मी। तो जब उनका रिग्रेस हमने उनको किया तो पता चला कि एक छोटी उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई थी, जो उनको बहुत प्यार करते थे। तो वहाँ पर उनके अंदर ये भावना आ गई कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। सबकॉन्शियसली उन्होंने, उस छोटे बच्चे ने अपने माइंड में ये एक अपने धारणा बना ली, एक जिसको हम बोलेंगे एक बिलीफ बना लिया। तो क्या वो छोटा बच्चा मीन्स फॉर दिस एग्जांपल अवेयर नहीं था अपने इस ट्रुथ को लेके कि उसके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ है? क्या वो ट्रुथ की अवेयरनेस नहीं थी उसके पास में कि उसके फादर की डेथ हुई है, लेकिन चूंकि वो अपने फादर से बहुत अटैच था, अपने फादर को बहुत चाहता था, तो उसके मन में उस समय ये फीलिंग आई कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझसे दूर हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे कुछ और इंसिडेंट ऐसे हुए कि जब उसको पहली बार प्यार हुआ तो गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ के चली गई, तो वो और स्ट्रांग होता गया कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे छोड़ के चले आते हैं। तो जितने बार वो इंसिडेंट होते गए वो उतने बार स्ट्रांग होता गया कि जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसा है नहीं कि जो उससे प्यार करेगा वो छोड़ के चला जाएगा, ये उसने अपने अंदर सेट कर लिया है। और आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर जो सेट हो जाता है आपकी लाइफ में वही होता है, और कॉन्शियसली आप इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। कॉन्शियसली आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हो सकता है सबकॉन्शियस में आपने कोई बिलीफ सिस्टम तैयार कर लिया है। तो उस इवेंट पर जाकर, जहाँ पर वो आपने बिलीफ सिस्टम तैयार किया है, उस इवेंट पर जाकर वहाँ पे उसे रिलीज़ करना है। एक नया, इसको हम कंप्यूटर फॉर्मेशन कहते हैं, मतलब एक नया बिलीफ सिस्टम वहाँ पे डेवलप करना है, डालना है और वापस आना है। तो ये पास्ट लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी ये वाली लाइफ भी हो सकती है। और साथ के साथ में जैसे एक तो हमने लिया पास्ट लाइफ, इसको हम बोलते हैं इनर चाइल्ड। मतलब आज से पहले कोई भी इवेंट जो कि ट्रॉमेटिक रहा है हमारे लिए, उसको हम इनर चाइल्ड लेंगे।
कुछ होते हैं, कुछ सेशन होते हैं जिसमें एंटिटी इन्वॉल्व होती है, हालांकि उसमें भी इनर चाइल्ड ही शामिल होगा, लेकिन एंटिटी इन्वॉल्व होती है कि कोई अलग, कोई किसी और की एनर्जी। एंटिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होगा, अलग एनर्जी का मतलब हमेशा एंटिटी नहीं होगी। अलग एनर्जी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके कोई फादर की एनर्जी, किसी दादा दादी से आप बहुत प्यार करते थे और उनकी एनर्जी आपके अंदर आज तक है जबकि वो चले गए हैं, तो उस एनर्जी को रिलीज करना ताकि वो भी जहाँ पर है वो शांति से रह सकें और आज आप अपने आप को फुली इंजॉय कर सकें, अपनी बॉडी को इन चार्ज में लेके। किसी की भी एनर्जी अगर आपके अंदर है, चाहे वो आपके लव्ड वंस हों, चाहे किसी और एंटिटी की एनर्जी हो, अगर वो आपके शरीर के अंदर है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ओके, तो किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं हो सकती? नहीं, आपकी एनर्जी सिर्फ आपकी होनी चाहिए। ओके, आपकी एनर्जी सिर्फ अगर आपकी होगी तभी वो आपके लिए पॉजिटिव है। किसी और की अगर एनर्जी आपके अंदर है तो वो आपके लिए हमेशा नेगेटिव होगी, और अगर किसी और की एनर्जी आपके अंदर है तो वो उसके लिए भी नेगेटिव है और आपके लिए भी नेगेटिव है। तो ये बेहतरी होगी, चाहे वो आप कितना ही प्यार करते हो उनसे, उनकी एनर्जी उनके पास हो, आपकी एनर्जी आपके पास हो, प्यार हो लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पॉडफ्लिक्स के एक और नए एपिसोड में और 10 सौभाग्य शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में जुड़ी है सीमा जिंदल मैम, जो कि बहुत सारे फील्ड्स की एक्सपर्टीज़ रखती हैं और पॉडकास्ट के साथ साथ आपको समझ आएगा कितनी सारी चीज़ों की नॉलेज इनको है। एंड बहुत ही एक मिथ्स वाले जो टॉपिक होते हैं जो हमको खुद में भी कन्फ्यूज़न होता है, वो सारी चीज़ें पॉडकास्ट में क्लियर होने वाली हैं। सीमा मैम, पॉडकास्ट में आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सौभाग्य, और ये बहुत अच्छा है कि आप एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम साथ में एक पॉडकास्ट करें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि हम बहुत सारे लोगों के माध्यम बन रहे हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और रियली थैंक यू। सो मैम, जो रिग्रेशन थेरेपी भी इस पर फोकस कर रहे हैं, सो इसका भी कोई रिलीजन से ऐसा मानना या कोई कल्चरल बिलीफ है इसके पीछे, या फिर कोई साइंस है या आर्ट है, क्या है ये एक्चुअली? कोई जैसे माइथोलॉजी हम बोलते हैं, रामायण बहुत ज़्यादा मानी हुई चीज़ है, गीता को लोग मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको बोला जाता है माइथोलॉजी, मीन्स वो मिथ ही कंसिडर किया जाता है। किसने कंसिडर किया है ये? बट एक्चुअली इंडियंस तो नहीं मानते, इंडियंस तो उसको इन ग्रीफ मानते हैं कि वो ओरिजिनल रहा है। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज आई बीच में, वो डाल के चल गए एक वर्ड माइथोलॉजी। सो उसी के साथ ये जो वर्ड हमारा रिग्रेशन थेरेपी, ये मिथ की तरफ जाता है या फिर ये प्रॉपर एक साइंटिफिक फैक्ट है कि ऐसा होता ही है? आज तो साइंस भी इस बात को मान रही है कि आपकी जो एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। आपकी बॉडी जो पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, ये डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो हम जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो जो भी हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वहाँ से लेकर ट्रैवल करता है, वो एनर्जी जो ट्रैवल करती है वो सारा कुछ आपके अंदर होता है। तो अगर वहाँ पर जब आपकी डेथ हुई है तो कोई ग्रीफ है या फिर कोई हेट्रेट है या फिर जो भी इमोशंस के साथ में आपकी डेथ हुई है, आपने जो कुछ भी वहाँ पर उस लाइफ में फेस किया है, वो सारी कर्मास जिसको हम बोलते हैं, वो सब कुछ लेके आप दोबारा इस लाइफ में आते हैं, रीइंकारनेट होते हैं, तो वो आपके साथ साथ चलती है, जिसको हम कर्मा कहते हैं, जिसे हम ऋणानुबंध कहते हैं कि अगर कोई पुराना कोई कर्ज रह गया है तो वो कर्ज आपके साथ में आज रहेगा, और ये ब्याज के साथ में देना पड़ता है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो अगर कोई कहता है कि अरे मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है या मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है, अगर मान लीजिए आपने आज कोई गलती की और आज में आपको उसकी पनिशमेंट मिल गई, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको आज का बराबर मिल गया ना, बराबर हो गया। लेकिन अगर वो बहुत टाइम तक आगे जाके मिलेगा तो वो बहुत सारा बड़ा मिलेगा। हाँ, वो जैसे बोलते हैं ना कि वो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो सोचिए कि कितना बड़ा मिलने वाला है। तो जितना जल्दी आपको रोज की प्रेयर में भी आपको ये शामिल करना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी अपराध हुआ है, चाहे जाने में या अनजाने में, उसके लिए तुरंत क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो हमारी तो पूजा में, हमारे पूजा पाठ के जो रिचुअल हैं, उसमें जैसे ही पूजा खत्म होती है, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपसे जाने अनजाने में कोई भी अपराध हुआ हो तो उसके लिए आप उन्हें क्षमा करें, और भगवान आपको क्षमा करें। तो ये चीज़ हर एक की लाइफ में होनी चाहिए कि रोज का अगर हमारा कोई अपराध है या हमने कोई गलत काम किया है तो उसका रिजल्ट हमें आज ही मिल जाए, ताकि वो मल्टीप्लाई होके हमें ज़्यादा फेस ना करना पड़े। अभी बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में चलता है कि बहुत ही ख़राब लाइफ चल रही है, किसी से पूछो तो कोई नहीं बोलेगा भाई मज़े में हूँ। पहले यही चलता था, लोग पूछते थे तो हाँ भाई मज़े में हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, और आज किसी से पूछो तो नहीं भाई एकदम ख़राब चल रहा है। तो क्या ये इस वजह से भी हो सकता है उनकी पास्ट लाइफ जितनी भी अब लोगों की रही है वो बढ़ते जा रही है, बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आज की डेट पे उनको वो ज़्यादा पे बैक करना पड़े, तो एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम्स आज बढ़ रही हैं, या फिर ये थिंकिंग मेंटेलिटी बन गई कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं?
मैं काफ़ी हद तक कहूँगी थिंकिंग मेंटालिटी बन गई है हमारे अंदर। बहुत सारी चीज़ें खुद में ही हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम रिलीज़ कर सकते हैं। तो हमारा पहले का लाइफस्टाइल कैसा था, हमारी फिजिकल वर्क जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं और अच्छे वाले हार्मोन्स जो हमें खुशी प्रदान करते हैं वो रिलीज़ होते हैं। मतलब नेगेटिव निकल जाते हैं और अच्छे वाले रिलीज़ होकर हमें खुशी देते हैं। आज अगर यंगस्टर्स की बात करें तो कितने यंगस्टर्स हैं जो सनराइज़ देखते हैं, कितने यंगस्टर्स हैं जो कि मेहनत करते हैं। तो आप जो आज फील कर रहे हैं उसके लिए खुद आप जिम्मेदार हैं। आप जिम में तो बॉडी बना रहे हैं लेकिन उसके लिए आप प्रोटीन शेक पी रहे हैं जो कि पता नहीं आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। नेचुरल चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं, नेचुरल फूड से दूर होते जा रहे हैं। हमारा खान पान, सोना उठना जागना सब कुछ नेचर के अगेंस्ट होता जा रहा है। 2-2 बजे तक पार्टी करते हैं जबकि उस समय पे हम डार्क फोर्स की बात कर रहे हैं। तो जब डार्क होता है तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे जानवर हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, हमारा जो प्लैनेट है वो सन से चलता है। सन की लाइट है तो यहाँ पर एनर्जी की वजह से यहाँ पर एनर्जी का सोर्स सिर्फ सन है और सन के कारण ही यहाँ पर लाइफ है। अगर सन नहीं है तो लाइफ नहीं है। और तो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होना चाहिए कि सनराइज और सनसेट के साथ हम भी राइज और सेट बिल्कुल, हम भी उठें और हम भी सोएं उसी के साथ में। और हमने अपनी लाइफस्टाइल को कैसा बना लिया है कि सनसेट के बाद में तो हम जिंदा होते हैं कि अरे अब तो पार्टी का टाइम है और हम 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पार्टी करते हैं और फिर हम सोते हैं। और सुबह का सनराइज तो कितने यंगस्टर्स देख पा रहे हैं, आप बताइए। सो मैम ये भी एक फैक्ट है क्या कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो रात के समय में बढ़ जाती हैं या ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं? हाँ, तभी तो हम उनको डार्क बोलते हैं। डार्क फोर्स क्यों बोलते हैं? मतलब उसको सनलाइट में अंधेरा या डार्क क्या होता है? जब लाइट नहीं है, सन रहेगा तो डार्क कैसे रहेगा? सूरज का मतलब ही रोशनी है और अंधेरे का मतलब डार्कनेस। तो वो रात के समय ही एक्टिव होती हैं। और डार्क फोर्स के लिए देखिए वास्तव में भी हमारे पास बहुत सारे जोन्स हैं। बेसिकली हम 2 जोन्स लेते हैं, एक तो हम लेते हैं सिंक जोन और दूसरा लेते हैं सोर्स जोन। तो सोर्स जोन जो होता है वो हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट तक आता है। और जो डार्क जोन होता है, मतलब जो सिंक जोन होता है, वो आता है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। मतलब अगर किसी प्लॉट को अगर हम बीच में से डायगनली काट दें तो नॉर्थ की पार्ट वाला, ईस्ट और नॉर्थ के पार्ट वाला हिस्सा हो जाएगा सोर्स जोन, जहाँ से मैक्सिमम एनर्जी आती है। और जो इधर वाला पार्ट, जो साउथ वाला और वेस्ट वाला पार्ट है, वो हो जाएगा सिंक जोन, जहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाती है, उसका एनर्जी वहाँ पे डार्क हो जाती है, मतलब सनसेट हो जाता है जहाँ पर, है ना। तो ये वास्तव में ये सनराइज, सनसेट और लाइट, डार्क एनर्जी और हाई एनर्जी और लो एनर्जी 2 पार्ट में हम बांट देते हैं। तो आप चाहे रिग्रेशन थेरेपी की बात करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे आप वास्तु की बात करें, चाहे किसी भी विधा की बात करें, एनर्जी में ये 2, रोशनी और अंधेरा, देवता और दानव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि हम रामायण में या कई सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो भगवान होने के साथ साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी होते थे जिनको हम कुछ को राक्षस, कुछ को डेविल ऐसे नाम देते थे। और जापान में भी उनको अलग अलग ड्रैगन या ये सब तरीके से बोला जाता है कि कुछ मॉन्स्टर्स, तो उनका ये माना जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज को ही प्रेज करते थे, उन्हीं की पूजा भी करते थे और उन्हीं से उनको पावर मिलती थी। तो नेगेटिव एनर्जीज की भी इतनी बड़ी पावर हो सकती है कि वो पॉजिटिव को कई बार डिफीट कर पाएँ या फिर कंपटीशन दे पाएँ। बिल्कुल, समुद्र मंथन की कहानी कुछ ऐसी है जहाँ पे असुरों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मतलब डार्क और लाइट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और उसमें से बहुत सारे रत्न निकले। और आपको एक रामायण में आपने सुना होगा, राम और रावण का युद्ध आपने सुना होगा। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ मैं उसमें, कि जब रावण का पलड़ा बहुत हल्का हो रहा था तो उनका भाई अहिरावण, वो उसको भेजा जाता है कि अब आप कुछ करो और राम और लक्ष्मण को कुछ आप करो, क्योंकि वो मायावी शक्ति, मतलब डार्क फोर्स उनके पास थी। रावण के पास में उनके जितने भाई बंधु थे उनके पास डार्क फोर्स थी, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव एनर्जी थी, देवताओं की एनर्जी और असुरों की एनर्जी। क्लियर है आपको? तो जब अहिरावण को जिम्मा दिया गया तो अहिरावण मायावी शक्तियों में एकदम प्रवीण था। अहिरावण पाताल का राजा था। पाताल मतलब क्या? मतलब जब ये जमीन है तो यहाँ पे तो लाइट है, जहाँ पर लाइट नहीं है, जमीन के अंदर लाइट नहीं है, थोड़ी सी भी लाइट हो ही नहीं सकती, जहाँ अंधेरा है, डार्क है। हाँ। तो मतलब अहिरावण जो है वो डार्क फोर्स का एकदम वहाँ का राजा था वो, बिल्कुल।
तो अहिरावण को जिम्मा दिया गया। अब चूंकि आभास ये भी हो चुका था कि रावण के पास में मायावी शक्तियां और वो किसी न किसी ऐसे मायावी को भेज सकता है जिससे कि राम और लक्ष्मण को नुकसान पहुंच सके, पहुंच जाए। तो उनके लिए एक सुरक्षा किला तैयार किया गया। और सुरक्षा का किला कैसे तैयार किया कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक वो बना दिया, सुरक्षा घेरा बना दिया कि आप लोग रात में जब विश्राम करेंगे, रात के समय पे फोर्स एक्टिव ज़्यादा होती है, इनके पास शक्ति प्रबल होती है, तो राम और लक्ष्मण को पूंछ का जो उन्होंने किला तैयार किया, वो एक ऐसे मान लीजिए वो घर जैसा तैयार किया, उसके अंदर वो रात में विश्राम करेंगे। अब अहिरावण को जब जिम्मा मिला तो वो बाहर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, हनुमान जी से तो वो जीत नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि धरती को फोड़ के वो वहां से निकला। अच्छा। और वहीं से सोते हुए राम लक्ष्मण को लेके पाताल में चला गया। और हनुमान तो बाहर पहरा दे रहे हैं, उसे क्या पता कि अंदर कुछ हो रहा है, फिर भी उससे कुछ आभास हुआ, उन्होंने जैसे देखा राम और लक्ष्मण तो वहाँ है नहीं, उसको समझ में आ गया कि अहिरावण का काम है। अब अहिरावण का वध करने के लिए, चूंकि हनुमान जी में ऐसी शक्ति थी कि शिव जी का अवतार थे जी, बहुत शक्ति संपन्न थे, पाताल लोक में जाते हैं वो ताकि वहां से राम और लक्ष्मण को वापस ला सकें। तो पाताल लोक में उनका सामना होता है सबसे पहले मेन डोर पे। मैं इसके स्टोरी के लास्ट में आपको 2 चीज़ें और बताऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उनका अपने ही पुत्र से सामना होता है जो कि द्वारपाल होता है उनका, हनुमान जी के पुत्र से। हनुमान जी के पुत्र। अच्छा। अब आपके सामने ये सवाल होगा कि हनुमान जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मचारी थे। हाँ, ब्रह्मचारी थे। हाँ। तो वो एक स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी कि ये जो हनुमान जी के पुत्र थे ये कौन थे, कैसे आए। ठीक है, अभी हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर वो देवी के उपासक थे। अहिरावण जो था वो देवी का उपासक था और रोज नियम से बलि चढ़ाता था देवी को। तो राम और लक्ष्मण की भी उसने प्लान किया था कि इनकी भी बलि चढ़ाऊंगा ताकि देवी प्रसन्न हो जाएंगे। और वहाँ पर जब वो जाते हैं तो अहिरावण, जब हनुमान जी पहुँचते हैं पाताल लोक, तो अहिरावण उनको रोकता है। फिर वहाँ आमना सामना होता है तो पता चलता है कि अहिरावण तो उनके पुत्र हैं। तो अहिरावण और उनका आमना सामना होता है। अहिरावण जो रावण, सॉरी अहिरावण मकरध्वज, मकरध्वज द्वारपाल हैं। और हनुमान जी से उनका सामना होता है तो फिर हनुमान जी उनको दरवाजे पे बांध देते हैं और वो वहाँ पे प्रवेश करते हैं पाताल लोक में। और उन्होंने अपने पुत्र से, मकरध्वज से, समझ भी लिया था कि अहिरावण को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है उसको। तो उसको मारना है तो उनके मंदिर में, जो भवानी के उपासक के मंदिर में 5 दिए जल रहे हैं, वो भी अखंड जल रहे हैं, वो 5 दियों को एक साथ बुझा दोगे आप, तब जाके उनका वध संभव है, अहिरावण का वध। तो हनुमान जी ढूंढते हुए जाते हैं राम और लक्ष्मण को, और उनको वो मंदिर भी दिख जाता है जहाँ पर वो 5 दिए जल रहे होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने 5 रूप तैयार किए अपने। तो 5 दिशाओं में 5 दिए जल रहे थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक आकाश, है ना। तो पूर्व में उनका मुख होता है हनुमान का, मतलब हनुमान जी होते हैं। पश्चिम में वो गरुड़ रूप में जाते हैं, उत्तर में वो वाराह रूप में जाते हैं, दक्षिण में उनका नरसिंह का रूप होता है, और जो आकाश तत्व है वहां पर उसका हैग्रीव का रूप होता है। ये पंचमुखी हनुमान जो इनको एग्जैक्टली पंचमुखी हनुमान के जो पूजा करते हैं, ये पंचमुखी हनुमान जो है ये 5 रूप हैं। ये यहीं से आया है वो, एग्जैक्टली यहीं से आया ये पंचमुखी हनुमान की उपासना। तो 5 रूप अलग अलग धर के एक साथ जाके वो दिए बुझाते हैं ताकि अहिरावण का वध हो सके। और हनुमान जी ने 5 दिए बुझाए, तब जाके अहिरावण का वध हो सका। और वहां से राम और लक्ष्मण को लेकर जब वो वापस आ रहे होते हैं, तो जब देखते हैं द्वार पे मकरध्वज बंधे हुए हैं, तो राम पूछते हैं ये कौन है। तो हनुमान जी परिचय देते हैं कि ये मेरे पुत्र मकरध्वज हैं। तो उनको पाताल लोक का राजा बना दिया जाता है और राम लक्ष्मण हनुमान जी के साथ में वापस आ जाते हैं। तो जब डार्क फोर्स की बात आती है तो हमेशा किसको याद किया जाता है? हनुमान जी को, क्योंकि उन्होंने पाताल लोक में जाके अहिरावण का वध किया था 5 अवतार लेके, जो कि बहुत शक्तिशाली अवतार थे, मतलब 5 अलग अलग रूप धर के, जो कि बहुत शक्तिशाली रूप है उनका। तो जब भी कभी जब सिंक जोन होती है वहां पर अगर कोई उपद्रव हो रहा होता डार्क फोर्स का, तो कई लोगों के घरों में देखना पंचमुखी हनुमान की फोटो लगी होती है मुख्य द्वार पे। तो जब डार्क फोर्स आपके कंट्रोल में ना हो तो पंचमुखी हनुमान उनसे रक्षा करने में सक्षम होते हैं। फिर हम मकरध्वज को भी लगाते हैं क्योंकि वो पाताल लोक के, मतलब कि डार्क फोर्स के अधिपति हैं, लेकिन पॉजिटिव मैनर में अधिपति हैं क्योंकि वो हनुमान जी के पुत्र हैं, है ना। तो अब इनकी क्या स्टोरी है? तो जब लंका दहन करके हनुमान जी एकदम अग्नि में बिल्कुल जल रहे थे, गर्म हो चुका था उनका शरीर, तो वो ठंडा करने के लिए समुद्र में कूदे।
तो उनके पसीने की एक बूंद टपक के समुद्र में गिरी, जो कि एक मछली ने निगल ली। तो उससे वो प्रेग्नेंट हुई, और उससे वो जब उसको मछली काफ़ी बड़े आकार की थी, उसको लेकर जब अहिरावण के दरबार में मछुआरे गए तो उसको काटा, तो उसमें से मकरध्वज निकला। मकरध्वज निकला मतलब उनके, मकरध्वज का मतलब उनका जो शरीर है वो मछली के मतलब बंदर और मछली का मिक्सचर है, समझ लीजिए, है ना। तो काफ़ी शक्तिशाली था, तो अहिरावण ने मकरध्वज को द्वारपाल नियुक्त कर दिया। और तभी अगर मान लीजिए आपको कोई द्वारपाल रखने हैं तो लोग लगाते हैं द्वारपाल पे हमारे देवताओं की फ़ोटो लगा देते हैं, जो कि द्वारपाल के रूप में लगाना कहीं से भी ठीक नहीं है। हमारे देवता द्वारपाल नहीं हैं, तो अगर द्वार पे कोई फ़ोटो लगानी है तो द्वारपाल की ही फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब मकरध्वज की आप फ़ोटो या मूर्ति लगा सकते हैं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि गणेश जी की 2 फोटोज़ गेट के एंट्रेंस पे आगे पीछे लगाते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे? देखिए, गणेश जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके हृदय में लक्ष्मी और पीठ में दरिद्रता है। तो अगर मेन गेट पे लगा देते हैं तो पीठ तो आपका घर हो जाएगा, तो वहाँ दरिद्रता आएगी, इसलिए लोग दोनों तरफ लगाते हैं। पर मैं गणेश जी को मेन मुख्य द्वार पर लगाने के क्योंकि वो भी देवता सजेस्ट, है। हाँ, मैं सजेस्ट नहीं करती। देवताओं का अपना स्थान होता है, वहाँ पर देवताओं को रखना चाहिए, वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल की जगह द्वारपाल रख सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की रक्षा के लिए द्वारपाल बने, वो रात भर उन्होंने पहरा दिया, वो द्वारपाल के रूप में थे। तो हनुमान जी की पंचमुखी फोटो हम लगा सकते हैं, मकरध्वज हम लगा सकते हैं, लेकिन और किसी देवता आइडल की फोटो मेन डोर पे लगाना मैं अच्छा नहीं मानती हूँ। हनुमान जी को भी लेकिन बहुत लोग देवता के रूप में पूछते हैं, तो वो भी तो देवता हुए अगर यहाँ पे। हनुमान जी बिल्कुल देवता है, कलयुग में जीवंत देवता हम बोल सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे थे देवता जिन्होंने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। समझ रहे हैं आप कि सीता जी का पता लगाने में सब अक्षम थे। कोई इतनी बड़ी समुद्र लांघ के लंका नहीं जा सकता था। लंका भारत से कहाँ पर है? दक्षिण में है। तो दक्षिण का कोई भी दोष है, दक्षिण से अगर डार्क फोर्स कोई अंदर आ रही है तो सबसे बड़ा प्रोटेक्टर कौन होगा? हनुमान जी। हनुमान जी। तो हाँ, रक्षक तो हम उनको बोलते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। एग्जैक्ट, हम तो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि संत को तुम दाई भुजा से संत को कर लोगे, संभाल लोगे, और बाई से उनको असुरों को मार दोगे। जी जी जी। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। वापस हम उस पे आते हैं जो हम टॉपिक पे जा रहे थे, ब्लैक मैजिक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड रिग्रेशन थेरेपी। ये तीनों के अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें, बहुत लोग इस पे भरोसा ही नहीं करते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन जो है, उनको ये सब लगता है सुपरस्टिशन बचपन में बहुत पढ़ाया भी जाता है, जो कि टेक्स्ट वही चले आ रही हैं जो ब्रिटिशर्स लिख के गए थे थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ, और उसमें इन सभी चीज़ों को सीधा सीधा बोला जाता है कि एकदम ही नॉनसेंस है। और हम भी उन्हीं बिलीव्स के साथ बड़े हुए हैं। लेकिन अब जब हम इस एज को कवर करना स्टार्ट करते हैं 2021 की एज में, जब मैच्योरिटी आती है, तो थोड़े थोड़े बिलीफ इन चीज़ों पे आना स्टार्ट हो रहा है अभी। सो क्या ये सही है जो टेक्स्ट में हमको बताया जाता है कि सभी कुछ सुपर नेचुरल है एंड कोई बिलीफ इन पे नहीं होना चाहिए और सिर्फ साइंस ही एग्जिस्ट करती है एंड इनको साइंस में मान्यता नहीं मिल रही है? तो ये साइंस ही तो है, हमने इनको अलग अलग नाम दे दिए हैं, एक्चुअली में तो ये है साइंस ही। आप एक बात बताइए कि अगर कोई किसी घर में मर्डर हो जाता है, बहुत ब्रूटली मर्डर होते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, तो क्या साइंस बोल सकता है कि इसने क्यों किया ऐसा? आप उसका पोस्टमार्टम करोगे तो क्या निकलेगा कि वो उसने, मान लीजिए रीजन निकलेगा कि कैसे कैसे किया, कि भाई उसने हो सकता है फांसी लगा ली, या उसने अपना हाथ काट लिया, या कैसे कुछ भी, सिर्फ वो उतना निकल सकता है। क्यों का आंसर नहीं मिलेगा? लेकिन वो उस समय पर किस, उसके इमोशंस क्या चल रहे थे, वो क्या फील कर रहा था, उसने किस वजह से ये स्टेप उठाया, इतना बड़ा स्टेप कि कोई अपनी जान को खत्म कर ले। इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और बहुत कितना नेगेटिव हो गया होगा कि उसके अंदर की सारी पॉजिटिविटी खत्म हो गई जो उसने ये स्टेप उठाया। तो क्या साइंस इस बात का जवाब दे सकता है? लेकिन अभी तक तो नहीं। लेकिन रिग्रेशन थेरेपी दे सकती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारी ना जीने की इच्छा खत्म हो गई है। और ये वो मोमेंट होता है, अपने आसपास के लोगों को भी देखिए कि अगर मान लीजिए कोई बहुत हंसमुख था, किसी ने अचानक से बातचीत बंद कर दी हो, कोई खोया खोया रहने लगा हो, अपने आप को एक कमरे में बंद रखता हो, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा हो, एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं वो डिप्रेशन में तो नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन के अलग अलग लेवल होते हैं। जब वो लेवल एक्सट्रीम पहुंच जाता है तो उस समय पे ये इंसान ये कदम उठा सकता है।
लेकिन साइंस, आज की साइंस जो है ना, वो ये समझ नहीं पाएगी कि उस समय के उसके इमोशंस कितने ज़्यादा खराब हो चुके थे। हाँ, साइकोलॉजिस्ट समझते हैं, लेकिन मेडिसिन से उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक उसके कोर इशू को जाकर उसके इमोशंस को हील ना किया जाए, जैसे हम अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं इसके लिए, कि सेशन में तो हमारे पास इस तरह के एग्जांपल्स आते ही हैं। कोई ऐसा ट्रॉमा जो बचपन में हुआ हो या कुछ समय पहले हुआ हो किसी की लाइफ में, वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। जैसे रिजेक्शन हुआ हो किसी का, किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो बहुत बुरी तरीके से, तो वहाँ से कोई नेगेटिविटी भर गई हो उसके सामने, कोई गिल्ट रहा हो, कोई शेम रही हो, कोई इमोशन ऐसा हो सकता है कि जो धीरे 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 बढ़ के इस लेवल तक आ गया कि वहाँ पर वो इस तरह के थॉट्स उसके अंदर आने लगे कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ ये लाइफ। तो वहाँ पर जाकर उन इमोशंस, मतलब कोर इमोशंस को हील करना, आपको कोर तक पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके आज जो वो फील कर रहा है उसका कोर क्या है, इसी लाइफ में या वो पिछली लाइफ से कहीं से आ रहा है। तो जो साइंस पढ़ के या फिर मेडिसिन का एक पार्ट है साइकोलॉजी, तो उसमें भी जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कहीं पे कोई पार्ट है रिग्रेशन थेरेपी जैसा, या वो भी कोई ऐसी थेरेपी करते हैं? क्योंकि जो सेशंस वो लेते हैं उनमें फिर वो लोग क्या करते हैं, मेरे को उसके बारे में भी आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया है और उससे हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं या फिर क्या सिमिलरिटीज़ है, दोनों चीज़ मैं जानना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर्स डिग डाउन ज़रूर करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, लेकिन रिग्रेशन थेरेपी अपने आप में एक विधा है जो कि साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, अगर साइकेट्री में इस चीज़ को शामिल किया जाए तो ज़रूर ये बहुत हेल्पफुल होगा। मेडिसिन से हम किसी चीज़ को सप्रेस कर सकते हैं, कोर इशू हील नहीं कर सकते। तो टाइम बिंग वो चीज़ सप्रेस हो भी जाएगी, तो फिर दोबारा कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें वो ट्रिगर हो सकती है, और हो सकता है वो और भयानक तरीके से ट्रिगर हो, तो उसके रिजल्ट और ख़तरनाक हो सकते हैं। अपने साथ साथ हो सकता है किसी और को भी नुकसान पहुंच सके, है ना। तो टाइम रहते ही अगर हमें कोई सिम्टम नज़र आते हैं किसी के अंदर कि इस तरह के सिम्टम हैं, तो हमें अवेयर होना चाहिए, और सेशन लेने में कोई बुराई नहीं है। जनरली लोग सोचते हैं कि सेशन लेना मतलब हम मेंटली पागल हैं, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पागलपन नहीं है। हर एक, ये हमारा जो ब्रेन है ना, इतना क्रिटिकल है कि शायद इस दुनिया में कोई चीज़ इतनी क्रिटिकल हो, और आप खुद भी कई बार अनअवेयर होते हैं अपने ब्रेन के अंदर चलने वाली चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने आपको बिलीफ सिस्टम की बात की, पैटर्न्स की बात की, कि कई लोग बोलते हैं मेरे एक्सीडेंट पता नहीं क्यों आते हैं, मैं निकालता हूँ और मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तो आप ही की गाड़ी एक्सीडेंट क्यों होती है? ऐसा क्या आपके मन में थॉट्स चल रहे थे, क्या आप लेकर चल रहे थे बिलीफ को कि आपकी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट हो जाती है? उस पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो रिग्रेशन थेरेपी इसमें आपको हेल्प करती है। सो मैम, हम अभी बात कर रहे थे मर्डर और सुसाइड के बारे में। सो एक केस में हाईलाइट करना चाहूँगा जो बहुत समय से इंडिया में पेंडिंग चल रहा है, और एक मास लेवल पे उसके लिए बहुत जस्टिस मांगी गई थी। मेरे आइडल सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। उस केस में आपका क्या टेक है? और गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत कोशिश की गई उसको एक सुसाइड दिखाने की। फैंस आज तक मानते हैं कि कोई ना कोई मर्डर हुआ है वहाँ पे, और कुछ लोग जो उनके साथ रहे, मैं उनके साथ भी बैठा मिला हूँ, जो उनके फ्रेंड्स रहे थे लास्ट मोमेंट्स पे भी, उनका कहना था कि एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा पिल्स या फिर चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे और शायद थोड़े डिप्रेशन में भी थे, लेकिन इस एक्सट्रीम तक शायद वो नहीं जा सकता कि सुसाइड कर लें। तो आपका इस केस में क्या मानना है? देखिए, केस के बारे में तो मैंने बहुत स्टडी नहीं किया, क्योंकि मैं वो जिस फ्लैट में रहते थे उसकी वास्तु मैंने चेक नहीं की है, ना मेरे पास उनका हॉरोस्कोप है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि चूंकि ये इंसिडेंट हुआ है, तो उनका जो सिंक जोन था वो एक्टिव था, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर हुआ है, इतनी जो सिंक जोन होती है ना, वो बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दे देती है, और बहुत ज़्यादा सक्सेस देने के बाद बहुत तेज़ी से छीन भी लेती है। क्योंकि साउथ वेस्ट का जो देवता है वहाँ पर है राहु, और राहु जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में अमेजिंग रिजल्ट्स देता है। तो कभी कभी वो जिस तरीके के रिजल्ट देता है, आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतनी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस दे सकता है। लेकिन साथ के साथ में वो कुछ नेगेटिव, चूंकि राहु है तो वो एक थोड़ा तामसिक प्लैनेट है। तो मैं नहीं जानती पर्सनली सुशांत सिंह राजपूत को कि वो ड्रग्स लेते थे कहीं लेते थे, लेकिन अगर मान लीजिए उनका घर, मैं किसी का भी घर साउथ वेस्ट अगर उसमें डोमिनेंट कर रहा है, मतलब डोमिनेंस है साउथ वेस्ट का, तो वो उस घरों में रहने वाले लोग ड्रग्स ले सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, उनका मर्डर हो सकता है, या फिर इस तरह की साइकिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उनको लगे कि उनके काम बिगड़ रहे हैं, लोग उनको स्पाई कर रहे हैं, कोई किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है,
तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स के तरफ में वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि उनको डर लगना शुरू हो जाए, फियर, फोबिया, उनको कोई इमेजेस नजर आने लग जाए, हेलोसिनेशन, कुछ अलग से आवाज़ें सुनने लग जाएं। तो ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं जहाँ पर लोग इस तरह का फील करते हैं कि उन्हें कुछ दिख रहा है, एक्टिविटी हो रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये पैटर्न साउथ वेस्ट जहाँ पर डिफेक्टिव होता है, मतलब जहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि शांत रहने की ज़रूरत है राहु वाले एरिया को, तो वहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं। शुरू में तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा भी दे सकता है, लेकिन जिस तेजी से देता है उससे डबल तेजी से वापस ले लेता है। तो बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आज भी मेरे पास एक फ़ोन आया था कि मैडम एक साउथ फेसिंग प्लॉट है लेकिन लेके लिए हमें डर लग रहा है। तो मैंने बोला कि साउथ फेसिंग के बहुत सारे डिग्रीज हैं। साउथ फेसिंग में आप किस डिग्री पे जा रहे हो, एक तो वो इम्पोर्टेंट है। 0 डिग्री मैंने सुना है कि सही होता है, मतलब 0 डिग्री कोई भी डायरेक्शन का हो, अगर प्रॉपर 0 डिग्री नहीं, सॉरी, परफेक्ट डिग्री जो बोलते हैं, परफेक्ट साउथ, परफेक्ट नॉर्थ, वो शायद सही, उसको 0 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। ओके, हाँ। तो 0 डिग्री नॉर्थ आप ठीक बोल रहे हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ अगर है तो 0 डिग्री साउथ, मतलब उसका 180 डिग्री पे साउथ होगा, ठीक है। तो साउथ फेसिंग प्लॉट में हमें डिग्रीज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे प्लॉट आपने चलो डिग्रीज ले ली कि 0 डिग्री नॉर्थ पे वो प्लॉट है, लेकिन प्लॉट का साइज़ क्या है, शेप क्या है, कितने बाई कितने का है वो। अगर मान लीजिए उसकी चौड़ाई साउथ की तरफ ज़्यादा है और उसकी मतलब लंबाई कम है नॉर्थ की तरफ, तो फिर वो प्लॉट बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर नॉर्थ की तरफ उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और साउथ की तरफ कम है तो वो बिल्कुल अच्छा है। फिर साउथ फेसिंग में हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको सही तरीके से बनाएं। अगर साउथ फेसिंग मकान बहुत सही तरीके से वास्तु के हिसाब से बने हों तो वो एक्सट्रीम सक्सेस देने वाले होते हैं। और अगर वही प्लॉट गलत तरीके से बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से किया जाए, तो वो आपको आसमान से ज़मीन पर लेकर आने वाले हो जाएंगे। तो सावधानी रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सिंक जोन है, तो बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शन को ही हमेशा हमको, कई लोगों को होता है ना कि अब बन गई, इतना पैसा लग गया किसी कंस्ट्रक्शन में, तो कुछ छोटी रेमेडीज से उसको ठीक कर सकते हैं या फिर पूरा कंस्ट्रक्शन को ही डिमोलिश करके उनको दोबारा जाना पड़ता है? देखिए, कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करना भी अपने आप में एक वास्तु दोष है, क्योंकि आपने नेचर से जो कुछ लेकर बनाया है उस मकान को, उसको डिमोलिश करते हैं तो नेचर का नुकसान, मतलब आप कहीं ना कहीं वास्तु दोष का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं रेमेडीज़ के थ्रू हम इसका उपाय कर सकते हैं। अनटिल अनलेस कोई बहुत ऐसा मेजर कोई डिफेक्ट ना हो। पहली बात तो मैं अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि कोई बीमारी आप शरीर में लगाते ही क्यों है कि हम उसका इलाज करें। जब कंस्ट्रक्शन लेवल पे पहुंचा नहीं है, अपने प्लॉट खरीद ही रहे हैं, उस समय पर कंसल्टेशन की ज़रूरत है कि पहली बात तो प्लॉट सही खरीदा जाए, दूसरा उस पर कंस्ट्रक्शन सही हो। तो कंस्ट्रक्शन सही होगा तो अपने आप एनर्जी का फ्लो, जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है एनर्जी का फ्लो बनना शुरू हो जाता है। और मान लीजिए कंस्ट्रक्शन गलत कर रहे हैं तो एनर्जी का फ्लो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन को बने हुए 5 साल 10 साल हो गए और उसमें रहने वाला बहुत कुछ फेस कर रहा है, तो आप सोचिए कि कोई एनर्जी इतने सालों से वहाँ पर फ्लो कर रही है, अब आप अचानक से किसी वास्तु को वाले को बुलाओगे, बोलोगे आप इसको ठीक कर दो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए थ्रेटनिंग तो है ही है, जो कर रहा है काम उसके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेटनिंग है ये। क्योंकि जो डार्क फोर्स वहाँ पे एक्टिव है, किसी का घर है वो, आप किसी के घर से उसको बाहर निकालोगे तो उसको कैसा लगेगा, वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि आप उसको वो बाहर ना जाना पड़े। तो बहुत सारे केसेस में जहाँ पर हम जहाँ पे हमें कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है, अगर वहाँ पर हम बहुत सावधानी से काम नहीं करें, तो मैंने देखा है कि कई जो नए लोग काम करते हैं कई बार, तो वहाँ पे जो ओनर है उसको हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है, जहाँ उसने उस नेगेटिव जोन को छेड़ा, नोइंगली या अननोइंगली। कई बार तो हम इसलिए छेड़ते हैं कि हम ठीक कर सकें, और कई बार हम अननोइंगली उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उस एनर्जी को। तो क्या हो जा रहा है? हीट ज़्यादा हो रहा है कि हीटिंग ही दिखा रहा है? टेम्परेचर वो वाला ऑन है, इसको देखिए कैसे होगा स्टार्ट। तो ये गर्म क्यों हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है मेरे को भी। सोच रहे देखो डार्क फोर्स पे काम हो रहा है, सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब राहु की बात आती है तो देखना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ ना कुछ इशू आता है। ओके। पहली बार प्रॉब्लम आई है कि ऐसी आती रहती है? नहीं आई, कभी नहीं आई। हाँ, तो ये राहु का इफेक्ट लगातार हुए हैं।
राहु का प्लैनेट ही अपने आप में एक रहस्यमय प्लैनेट जिसको बोलते हैं ना। नुकसान नहीं है, मतलब हम अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये अपना प्रेजेंस शो कर रहा है। ये होता है, मैंने कई बार नोटिस किया, क्योंकि हम इतने डिटेल में हमने कभी पॉडकास्ट नहीं किया स्पेशली डार्क एनर्जी के बारे में। पर राहु का जिक्र आता है या उस डायरेक्शन का जिक्र आता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी एक्चुअली दो बार ये ग्लिच आया जब राहु के बारे में बात हुई है। एक ना एक कैमरा में कुछ ग्लिच आके वो रुक जा रहा है, सो वही मैम से डिस्कस हो रहा था अभी। तो ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल फील होता है फिर, मतलब रह के बहुत पॉडकास्ट में मैंने देखा था, कुछ ऐसी बातों के बीच में बोलते हैं कि यहाँ से कुछ पास होते हुए लगा या कुछ ऐसा हुआ, और अभी जब खुद के साथ एक्सपीरियंस होता है तो लगता है कि हाँ राहु एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे राहु का अधिकार है। और जब भी हम इस तरह के डिस्कशन में होते हैं तो वो अपना प्रेजेंस इस तरीके से शो करता है। ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक प्रेजेंस है कि हम जब भी उसकी बात करते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। मेरे साथ भी आज तक इतने पॉडकास्ट हो चुके हैं, ये पहली बार ही हुआ कि कोई हमारे टेक्निकल ग्लिच आया है। तो ये ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं कि ये एक अपने प्रेजेंस शो कर रहे हैं। तो हम लोग अभी उस डायरेक्शंस की बात कर रहे थे कि जो सिंक डायरेक्शन है उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अगर गलत तरीके से छेड़ दिया जाए, मतलब हम किसी के घर में से उसको निकाल रहे हैं, तो वो पूरा जोर लगाएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो उस समय पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि डेथ हो जाना। ऑब्सेशन और पोजेशन भी उनमें से एक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई बंदा एक ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से उसको बहुत गुस्सा आने लग गया। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो गुस्सा क्यों बढ़ा है उसके अंदर। मे बी कि वो ऑब्सेस्ड हो किसी एनर्जी के कारण। और कई बार जब ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पोजीशन में आ जाता है, जिसमें हमने देखा कि वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है और किसी और की आइडेंटिटी को वो ले लेता है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक हमने जो मूवी देखी थी, भूल भुलैया फर्स्ट वाली जो मूवी थी, अक्षय कुमार की, उसमें इसने बहुत खूबसूरती से दिखाया है ऑब्सेशन और पोजेशन को। कि शुरू में विद्या बालन पे ऑब्सेशन था, लेकिन बाद में वो पूरी तरह पोजेस हो गई थी। तो वो पोजेशन इतना ज़्यादा था कि वो अपने हस्बैंड को ही अपना दुश्मन मान बैठी थी वो। तो ये चीज़ें एक्चुअल लाइफ में भी होती हैं कि जो यम है, साउथ के जो डायरेक्शन है उस पे उसके देवता यम है, साउथ वेस्ट पे पितृ देवता हैं, वेस्ट पे असुर देवता हैं, वेस्ट पे और भी देवता हैं, असुर, रोग है, पाप यक्षमा है, राज यक्षमा है। तो ये सारे जो देवता हैं, तो ये देवता अपने आप में एक डार्क एनर्जी से संबंधित है। और अगर इनको ध्यान नहीं दिया गया, अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमने कोई गलती कर दी, तो इनके रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। मैम आपके साथ कोई ऐसा कभी केस हुआ है, कोई केस आए हैं आपके पास जिसमें इनकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वास्तु से रिलेटेड हों या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हों, उनकी वजह से कोई बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट किसी के साथ हो गया हो, या पूरा एक इंसिडेंट आप बता सकते हैं कोई ऐसा? मैं किसी की पूरी लाइफ को आपको बता सकती हूँ। जब मैंने नया वास्तु शुरू किया था, 20 साल पुरानी बात है ये। ओके। तो उस समय लोग समझते थे कि ये यंग है, वास्तु मतलब कोई एजेड होने चाहिए। ये विधा ऐसी है कि भाई कोई एक्सपीरियंस, मतलब कोई एजेड हो जिसको एक्सपीरियंस हो। तो मैंने एक घर का वास्तु, मुझे बुलाया गया, तो मैंने उनका देख के उनको सजेस्ट किया कि आपने जो सेप्टिक टैंक और जो बाथरूम बनाया है वो गलत है। राहु जो एक ऐसा प्लैनेट है जो वाटर के अगेंस्ट है, मतलब वाटर अगर उसकी जगह पे वाटर आ गया तो वो बहुत डैमेज कर देगा चीज़ों को। मतलब राहु की जगह पे ड्राई होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने सारे क्लाइंट्स को सबको बताती हूँ कि आप वो एरिया ड्राई रखो, वहाँ पे वेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस एरिया में डाल दिया सेप्टिक टैंक और टॉयलेट्स। तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि ये आपका गलत है, ये सही नहीं है। पर वो काफ़ी रेपुटेड थे अपने शहर में और काफ़ी नाम था, पैसा, मान सम्मान सब कुछ था। उन्होंने कैजुअली मुझे बुला लिया कि हाँ कोई शहर में आए हैं तो चलो एक बार हम इनसे समझ लेते हैं क्या है। उन्होंने मेरी बात को फॉलो नहीं किया। और आज 20 साल बाद जब मैं उनकी लाइफ देख रही हूँ, वो चेंजेस उन्होंने किए नहीं। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि वो चेंजेस को एक बार अगर बिगड़ गया तो वो चेंजेस होने नहीं देगा। आपका माइंडसेट ऐसा तैयार कर देगा कि आपको लगेगा कुछ भी तरीके से, चाहे आपको लगेगा आप सही हो, चाहे आपको लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, चाहे कभी आपके पास पैसा नहीं है, कभी आपके बेटे ने रोक लिया, कभी घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए। उनके घर में जो कि इतना बड़ा घर हुआ करता था, आज गिनती के लोग रह गए हैं। हस्बैंड वाइफ को मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जिसमें कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कैंसर, जो कि बहुत डेथ हो चुकी हैं कई सारी। फाइनेंशियल इतना डाउन हो चुके हैं, समाज का मान सम्मान और सब कुछ जो
पीक पर था वो यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन आज भी वो इस बात से, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन शायद ये उनकी कर्मा है, तो मैं कभी नॉक नहीं करती अपनी तरफ से जाके। जिसके कर्मा जब ख़त्म होने वाले हैं वो अपने आप आपके पास में आएगा और आपसे हेल्प मांगेगा। तो कभी भी कोई भी कंसल्टेंट या वास्तु कंसल्टेंट अपनी तरफ से जाके किसी की एनर्जी में एंटर नहीं करता है। जब उनके कर्मा कट जाएंगे, हो सकता है वो अपने आप ही ठीक हो जाए, या फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वास्तु वाले के पास जाएं, एक दिखाएं कि भैया देख के बताइए हमारा घर कैसा है, इसको ठीक कीजिए। सो मैम, मैं आपसे शुरुआत में भी क्वेश्चन किया था, कल्चरल बिलीफ है कोई, मतलब कितने पहले से इसको बिलीफ मिला है, या आप जो स्टडीज़ में पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री कहाँ से आई थी? जितने भी हम प्रडिक्शंस करते हैं उसके चाहे अलग अलग वेज होते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, तो ये सब का बेस हिस्ट्री कहाँ से है, मतलब एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ? देखिए, टैरो कार्ड की हिस्ट्री तो, टैरो कार्ड चूँकि इंडिया का नहीं है, ये बाहर का है, तो इनकी हिस्ट्री तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो वैदिक शास्त्र है, चाहे इसमें हम वास्तु की बात करें, चाहे हम इसमें एस्ट्रोलॉजी की बात करें, चाहे हम रिग्रेशन की बात करें, जिसमें कि हम पुनर्जन्म और ये सारी चीज़ें हम लेते हैं, एक चैप्टर ये भी शामिल है, उसमें धर्म कर्म शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया ना कि भाई यमराज के पास में पूरा जो है पूरा लेखा जोखा है हमारा, क्या हमने अच्छा किया, उसके साथ स्वर्ग और नर्क की जो कल्पना की गई है कि आपको कैसा जीवन मिलेगा, आपका नेक्स्ट इनकारनेशन कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें कोई आज की नहीं है, ये हमारी 15,000 साल पुरानी है। जब हमारा सभ्यता बनी थी और वैदिक संस्कृति थी हमारी, हमने यहाँ पर जो देवताओं के नाम दिए वो भी उन्हीं से संबंधित हैं। तो चाहे रुद्र, जैसे हमारे देवता है रुद्र, हमने रुद्र की बात की कि राज यक्षमा, पाप यक्षमा, ये सब हमारे देवता हैं। यम हमारे देवता हैं जो कि एनर्जी फील्ड में आते हैं, हमारे वास्तु एनर्जी फील्ड में आते हैं। तो उसमें ये भी बताया गया है कि किस एनर्जी फील्ड पे आपको कैसे काम करना है, कौन सी एनर्जी फील्ड किस चीज़ से खुश होगी। मतलब भाई मुझे पता है ना कि भाई ये इंसान, इसको क्या पसंद है, इसको क्या खाना पसंद है, इसको क्या खेलना पसंद है, तो जिसको जो चीज़ पसंद होगी हम उनको वो चीज़ देते हैं, ऑफ़र करते हैं, ताकि वो हमारे फेवर में काम करें। तो हम एनर्जी के साथ में भी वही करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी घर की एनर्जी ख़राब हो चुकी है, जो कि होनी नहीं चाहिए, और मैं अपने जितने भी श्रोता हैं उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शुरू से ही मकान वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि हमें वो चेंज करने की नौबत ना आए। क्योंकि अगर बीमारी एक बार घर में घुस गई तो उसका इलाज ही हो सकता है, तो बीमारी को जितना डैमेज करना था वो डैमेज करके ही जाएगी वो। और आप उसका इलाज कर रहे हैं, बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो पा रही है नहीं हो पा रही है, ये भी उसके बाद की प्रोसेस है। लेकिन एक बार तो आप बीमार हो रहे हैं ना, तो हम वो चीज़ करेंगे क्योंकि हम बीमार हों, हम वो कष्ट क्यों भोगें। तो स्टार्टिंग लेवल पे ही वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कहीं गलत कंस्ट्रक्शन हो गया, तो जो जो एनर्जी फील्ड्स जहाँ जहाँ की हैं उनको वो ऑफर करना चाहिए, ताकि वो खुश हों और वो एनर्जी का फ्लो दोबारा से क्लॉकवाइज बन सके। लेकिन उसमें बहुत एफर्ट और बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एफर्ट के लिए घर वाले भी तैयार हों, और जो एक्सपर्ट हैं वास्तु के वो भी उसमें डालें एफर्ट, तब जाके चीज़ें हो पाती हैं। और वो भी तुरंत नहीं होती हैं, समय लगता है। सो इसको फॉरेन एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब जो फॉरेन या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, या जितनी भी इंडिया के बाहर, क्योंकि ये थोड़ा सा तो कल्चरल वाला चीज़ है कि सनातन धर्म के बहुत सारे देवी देवताओं के नाम यहाँ पर यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट जिनको हम अपने हिंदी मातृभाषा में जो नाम दिए हों वो एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में उसको कितनी एक्सेप्टेंस है, और अगर वो नहीं मानते हैं, या एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया भले मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है बट वर्ल्ड में देखा जाए तो एक छोटा सा हिस्सा है, तो बाकी जगह एक्सेप्टेंस नहीं है। आपको एक बात बताऊं, ब्लैक मैजिक तो इंडिया का है ही नहीं। ब्लैक मैजिक तो मोस्टली बाहर की कंट्री में ज़्यादा चलता है। ओके। यहाँ पर हम लोग तो फिर भी पॉजिटिव मैनर में यूज़ करते हैं कि हम प्रोटेक्शन के यूज़ करते हैं कि भाई नेगेटिव फोर्स हावी ना हो, पॉजिटिव एक्टिवेट रहे। लेकिन स्पेशली एक दूसरे का बुरा करने के लिए ब्लैक मैजिक दूसरे देशों में प्रचलित है, बहुत किया जाता है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका बहुत किया जाता है ब्लैक मैजिक। तो ये मानना कि को बहुत हब माना जाता है ब्लैक मैजिक का। हाँ, कोलकाता को एक हब माना जाता है ब्लैक मैजिक का, ऐसा कुछ है क्या? ये समय के साथ लोग जोड़ देते हैं। काली, चूँकि काली जो माता हैं, हाँ, वो एक समझ लीजिए कि उन्होंने वो रक्तपान करती हैं असुरों का, है ना। हाँ। तो वो नेगेटिव फोर्स को समाप्त करने के लिए उनको और नेगेटिव होना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि किसी को काटने के लिए, किसी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आपको उससे ज़्यादा पावरफुल होना पड़ता है ना। तो काली ने वो पावरफुल रूप लिया सारे देवताओं की शक्ति को एकत्रित करके, ताकि वो असुरों को
नेगेटिव फोर्स को ख़त्म कर सकें, मतलब अधर्म पे धर्म की जय के लिए, जी समझ लीजिए। उसको लोगों ने समय के साथ में मैनिपुलेट किया उस एनर्जी को। तो कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलकत्ता की बात है, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बौद्ध धर्म भी हम बहुत सारे स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, कि बौद्ध धर्म पहले तो बहुत ही अच्छा था, फिर हीनयान, महायान, फिर वज्रयान जिसमें कि तंत्र मंत्र शुरू हो गए, जबकि गौतम बुद्ध तो कभी इन सब चीज़ों के फेवर में थे ही नहीं, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया। चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ हम कलकत्ता की बात करें तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ कलकत्ता में ही है, अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे प्रचलित हैं। कुछ ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस आप बता सकते हैं जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं इंडिया में जो होते हैं ब्लैक फॉर द बैड कॉज, जो लोग दूसरों के बुरा करने के लिए कोई ऐसे प्रैक्टिसेस करते या करवाते हैं? यहाँ पर भी मैं आपको इमोशंस को लूँगी। एक जो इमोशन है ईर्ष्या, सबसे खतरनाक और घातक इमोशन है हर किसी इमोशन से, जो कि ब्लैक मैजिक की तरफ जाने के लिए आपको प्रेरित करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ईर्ष्या का मतलब कि आपके पास कम है या आप परेशानी में हो, लेकिन आप किसी दूसरे की तरक्की, दूसरे की सफलता, दूसरे का अच्छा देख के आपके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती है, और ये इतनी खतरनाक भावना है जो कि किसी को ब्लैक मैजिक की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रैक्टिस करते हैं, कुछ केसेस आते हैं हमारे पास में इस तरह के कि देखिए हर चीज़ में डीएनए है, आप समझते हैं? हाँ जी। आपकी हर चीज़ में डीएनए, ये तो साइंस भी मानता है। आप साइंस की बात करते हैं कि साइंस कैसे है, चाहे आपके बाल हैं, चाहे आपके नाखून हैं, चाहे आपका पसीना है, मतलब आपके यूज़ किए हुए कपड़े, बिल्कुल। तो ब्लैक मैजिक में तो ये सारी चीज़ें ही यूज़ होती हैं। इन चीज़ों के माध्यम से किसी को भी ऑब्सेस और पोजेस करने की लोगों के पास टेक्निक होगी जो कि की जाती है कि कोई अगर अच्छा कर रहा है। फिर यहाँ पर एक बात मैं बोलूँगी कि कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर असर क्यों करेगा? अगर मान लीजिए किसी ने ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की आपके ऊपर, अगर उस मोमेंट पर आप इमोशनली, आपके पास कोई हुक होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए। अगर मेरी बॉडी फुल इन चार्ज है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, तो कोई ब्लैक मैजिक का असर बहुत जल्दी से मेरे ऊपर नहीं होगा। लेकिन कोई इमोशनली हुक मेरे अंदर बना हुआ है कि किसी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, किसी वजह से मैं बहुत ग्रीफ में हूँ, किसी वजह से कोई बहुत इमोशनल, आप देखेंगे कि ऐसे समय पर जब कोई डेथ होती है ना, खास तौर पे बहुत सावधानियां रखी जाती हैं क्योंकि परिवार ऑलरेडी बहुत ग्रीफ में है ना, तो बहुत सारे रिचुअल्स इस समय पर किए जाते हैं ताकि इस समय कोई डार्क फोर्स हावी ना हो। 13 दिन खास तौर पे, एक तो जाने वाले के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, हमारे रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ, है ना, ताकि आप मेरे कुछ क्वेश्चन थे। मैंने इसी साल अपने फादर की डेथ देखी और 13 ईयर्स 13 डेज जो हम बोलते हैं बहुत ही अजीब थे मेरे लिए भी। बहुत सारे रिचुअल्स मुझे खुद करने पड़े और बहुत कुछ का लॉजिक नहीं भी लगता था। कुछ चीज़ें लगती थी कि हाँ ठीक है, लॉजिकल है, किसी हद तक हो सकती हैं, लेकिन उस समय ऑलरेडी आप इतने ग्रीफ में होते हैं, उसके बाद और ज़्यादा वैसी चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। और वो जो रिचुअल्स होते हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं या नहीं है, ये एक डाउट आता है। ये सबके मन में आता है कि आज की डेट में, मतलब जब बने होंगे हो सकता है, और कई लोग उसके साइंटिफिक रीजंस भी देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के, बट मुझे नहीं समझ आता कि क्या उनके एक्चुअल बेनिफिट हैं। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि नाक में रुई डालना या पैरों को बांधना। अब अगर बॉडी से आत्मा निकल चुकी है ऑलरेडी, तो वो तो सिर्फ एक बॉडी बची है हमारे पास, तो उसमें हम ये चीज़ें क्यों कर रहे होते हैं? इतनी सारे जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। आपने ना एक बहुत अवेयरनेस बढ़ाने वाला क्वेश्चन पूछा है। आज की डेट में बहुत फैशन चल गया है कि हम अंगूठों में छल्ला पहनते हैं, हाथ के अंगूठों में, पैर के अंगूठों में, जो कि मैं हर एक को मना करती हूँ कि कभी भी आपको 5 उंगलियां हैं, उसमें चारों में विधान है। हमारे शास्त्रों में कभी भी अंगूठे का विधान नहीं है। फीमेल्स भी बिछिया पहनती हैं तो वो उंगलियों में बिछिया पहनती, कभी भी अंगूठे में बिछिया नहीं पहनती हैं, क्योंकि अंगूठे एक ही बार बांधे जाते हैं। और वो आप जानते हैं कि क्यों बांधे जाते हैं? वो बॉडी अपना एनर्जी, उसकी एनर्जी निकल के कहीं और जा चुकी है। वो सिर्फ एक पंच तत्व की बॉडी है जो कि पूरी तरह डिटोरिएट नहीं हुई है, लेकिन और भी एनर्जी है जो यहाँ पर घूम रही हैं, जो उस पर पोजेस कर सकती है। तो ये रिचुअल इसलिए बनाए गए हैं कि कोई और पोजीशन ना हो उसके ऊपर, इसलिए बांधा जाता है कि कोई मतलब इसके पीछे और भी लॉजिक होंगे। अभी मैं भी कुछ सर्च कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ चीज़ों को, लेकिन हमारे रिचुअल, अगर हमें उनकी एक्चुअल लॉजिक नहीं पता है,
हमें उनके और तरीके नहीं पता हैं, तो कम से कम आंख बंद करके हम फॉलो तो कर सकते हैं, ताकि हम उन बहुत सारे नुकसानों से बच सकें जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें बचाने के लिए बनाए थे। और एनर्जी तो है, आप मानेंगे कि एनर्जी है। अब आप देखिए कि एक पोजीशन का केस है, आप मूवी को ज़्यादा अच्छा समझेंगे, मैं किसी केस को शायद शेयर करूं तो आप उतना ना समझ पाए। जो हमने भूल भुलैया में मूवी देखी थी, ऑब्सेशन था विद्या बालन के ऊपर, जो कि पोजीशन में कन्वर्ट हो गया कि पूरी तरीके से वो अपने कॉन्शियस में थी नहीं, उसके ऊपर कोई और आ गया, और उसको ये लग रहा था कि उसका जो हस्बैंड है वो राजा है और उसको मारना है, और वो पोजीशन तब तक नहीं हटा जब तक उसने उस राजा को मार नहीं लिया। तो एक डमी राजा बनाया गया उसके सामने, और जैसे ही उसने उसको मारा वो पोजीशन खत्म हो गया। आप समझ रहे हैं? तो एनर्जी तो यहाँ घूम रही है। आपके ऊपर या आपके जो लव्ड वंस हैं उनकी यात्रा आगे अच्छी हो, ये सारे रिचुअल उनके लिए हैं। हमारे यहाँ पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि हम इस सब रिचुअल से दूर होते जा रहे हैं। तो आज मैक्सिमम कुंडलियों में मैं पितृदोष देखती हूँ, क्योंकि रिचुअल में कहीं ना कोई कमी रह गई या कुछ ऐसा हुआ कि पितरों ने कुछ नुकसान कर दिया, जिसकी वजह से पितृदोष नज़र आ रहा है। अगर आप पितृदोष की पूजा में शामिल होंगे तो इस तरह के रिचुअल ही कराए जाते हैं पितृदोष की शांति में 3 दिन के, जहाँ पे आप, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमने किसी को, एक पॉजेस्ड बॉडी है और उसने जिसकी वो विरोधी है उसने उसको काटा और उसका पोजीशन खत्म हो गया, तो इस तरह के रिचुअल ही कराए जाते हैं, ताकि वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो सके, जो स्टक है, जो हमें नुकसान पहुँचा रही है। क्योंकि हम डीएनए के थ्रू बंधे हुए हैं एक दूसरे से। हमारे फादर चाहे 14th पीढ़ी को भी तुम ले लोगे तो भी डीएनए तो सेम रहेगा ना, कि चेंज हो जाएगा? आप चेक कर सकते हो ना, डीएनए के थ्रू हम बंधे हुए हैं ना एक दूसरे से। तो साइंस अब इस बात को मानता है ना कि ये हमारा डीएनए जो है ये एक जैसा ही मैच करेगा। तो जब उनकी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने जो घर छोड़ा वो घर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पिताजी ने धन छोड़ा वो मैं धन यूज़ कर रही हूँ, तो ये धन भी तो एक एनर्जी है ना। तो जब हम उनका अच्छा यूज़ कर रहे हैं, तो जो उन्होंने कोई ने गलत कर दिया तो वो भी तो हमारे ऊपर ही आएंगे ना। मैम अभी आपने बताया कि आजकल कई कुंडलीज में आप पितृदोष देख रही हैं, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल? कुंडली तो हम एक नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी कुछ डिटेल्स से बनाते हैं, तो ये तो हमारे बर्थ से डिसाइड होने वाली चीज़ है, उसमें बाद में भी चेंजेस आते हैं, ऐसा भी होता है कुंडली में। क्योंकि कई गर्ल्स का ऐसे आता है कि मांगलिक है, फिर उनकी किसी पेड़ के साथ शादी कराई जाती है, फिर बोलते हैं मांगलिक दोष हट गया या कम हो गया। तो क्या कुंडली से भी वो एक्चुअली हट जाता है, या वो कैसे दिखता है आप लोगों को चार्ट्स में? वो कैसे पता चलता है कि हाँ अब ये दोष नहीं है? या मान लीजिए आप एक कंसल्टेंट है, आपसे मैंने कंसल्ट किया, आप बताया कि हाँ इस लड़की को मांगलिक दोष है, आपके साथ हमने पूजा कराई, आपके तरफ से वो दोष खत्म हो गया, क्या हम किसी दूसरे पंडित के पास जाएंगे या किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो उनको चार्ट में अब वो दोष दिखाना बंद कर देगा? दोष तो रहेगा, लेकिन अगर आप उनसे शेयर करेंगे कि हाँ ये पूजा हो चुकी है, तो वो बोलेंगे ठीक है, अगर हो चुकी है तो इनफ। ओके। भूल भुलैया की मूवी में जब वो जो मेन पंडित होते हैं जब वो आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, मेरी क्या ज़रूरत है? हाँ जी। चाहे आप उसको साइंस के बैकग्राउंड से समझें, चाहे आप उसको हमारे आध्यात्मिक बैकग्राउंड से समझें, हमारे पूजा पाठ के माध्यम से समझें, एनर्जी एक ही भाषा समझती है, प्लस और माइनस। तो उसको हम साइकोलॉजी का नाम दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल ये सब इश्यूज हो रहे हैं, हम साइंस में एनर्जी बोल सकते हैं, और हमारे जो शास्त्रों में देवताओं के नाम है, हमारे जो शास्त्र की भाषा है कि ये सारे दोष हैं, हम उसको ये नाम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो वही होगा जो है। चाहे एक साइकेट्रिस्ट बाहर से पढ़ के आगे करे, चाहे ये यहाँ पे रहने वाला एक साधारण एक पंडित जो कि पूजा पाठ जानता है वो करे। पोजीशन तो तभी हटा जब उसने उसको कंप्लीट हो गया, कंप्लीट मार दिया, तभी हटा। ऑब्सेशन के केस तक तो हैंडल हो सकता था, पोजीशन के केस में हैंडल करने के लिए उसको वो फुलफिल करना पड़ा। तो हमारे यहाँ ये रिचुअल है जहाँ पे हम बलि देते हैं। मतलब बलि कैसी होती है, कोई जिंदा इंसानों की बलि नहीं होती है, नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों की बलि होती है कि भाई वो रिचुअल के माध्यम से हमने वो एनर्जी को रिलीज कर दिया। चाहे कोई फ्रूट काटा हमने, चाहे कुछ ऐसा किया, वो बलि माध्यम से करते हैं। कई बार आटे को बना के, आटे की पेड़ी उसको कटवाया जाता है। हाँ, तो बलि के माध्यम से हम उस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं सारी, और इस टेक्निक्स का अगर आपके पास, मतलब इस टेक्निक्स पे सवाल उठाने का किसी को हक नहीं जब तक इसके
पैरेलल आपके पास कोई दूसरी टेक्निक तैयार ना हो। ये आपको सेव करने के लिए बनाई गई है। सो मैम एक चीज़ और थी, बहुत तंत्र की बात होती है, मंत्र की बात होती है, और ब्लैक मैजिक के साथ साथ जो आफ्टर लाइफ की अभी हमने बात की, तो आफ्टर लाइफ होती है आपके हिसाब से? आप स्पिरिट्स पे, आत्मा पे बिलीव करती हैं? और आत्मा की एग्जिस्टेंस आफ्टर लाइफ क्या होती है बॉडी को छोड़ने के बाद, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखिए, हमने ना शास्त्रों में बहुत सारा कुछ इसके बारे में पढ़ा है, साथ में हम जो हमारे कोर्स है हमने उसमें भी पढ़ा है बहुत सारी चीज़ें, कि आफ्टर लाइफ इवन 2 लाइफ के बीच में भी एक गैप होता है। कई बार वो रीइंकार्नेशन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत रश में है, मान लीजिए मेरी डेथ किसी ऐसी वजह से हुई है कि किसी ने बहुत बदला लेने के कारण मेरे को मार दिया और मुझे उससे बदला लेना है, और मुझे बहुत हड़बड़ी है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे इसका पलट के बदला लेना है, तो मैं बहुत जल्दी से रीइंकार्नेट उसी आसपास जहाँ पर वो एरिया है उसी आसपास दोबारा से जन्म ले लूँगी। और कई बार ये हमारे प्लान होते हैं। मतलब हमारी ये कॉन्शियसनेस है, एक सुपर कॉन्शियसनेस होती है। मतलब सुपर कॉन्शियसनेस मतलब इसको हम बोलेंगे कि एक्सट्रीम पावर। तो वहाँ पर ये सारे प्लानिंग होती हैं कि हमें कैसे कैसे लाइफस्टाइल जीनी है, किस किस तरीके से, मतलब हम यहाँ आए हैं तो पूरा प्लान करके आए कि हमें किन किन लोगों से मिलना है, कौन कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन कौन हमें मिलेंगे, हम किस तरीके से हमारी डेथ होगी, हमें कितने दिन तक यहाँ पर रुकना है, दोबारा रीइंकार्नेट होना तो कितने दिन बाद होना है। ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग है, वो हमारी खुद की प्लानिंग है हमारी लाइफ में। और ये डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए क्या प्लान किया है। तो कई बार हम बहुत जल्दी रीइंकार्नेट हो जाते हैं और आसपास के एरिया में होते हैं, कई बार हम बहुत लेट से रीइंकार्नेट होते हैं क्योंकि वो हमारी प्लानिंग है कि हम इतने टाइम के बाद आएंगे। आपने देखा है कि कई बार कुछ इरा होता है, जैसे भक्ति काल, बहुत सारे भक्त जिन्होंने भक्ति सिखाई हमें एक साथ अलग अलग जगहों पर पैदा हुए। तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? क्योंकि एक समय पे ही आए वो सारे एक साथ में, तो वो एक प्लानिंग है कि हम एक साथ आएंगे इस धरती पे चेंज लाने के लिए। चाहे बुद्ध और जैन एक साथ आए, जैन धर्म के मतलब महावीर स्वामी गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूरी भारत में काफ़ी जागृति लाई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मतलब उस समय सनातन धर्म में कुछ बुराइयां आ चुकी थी, तो लोग बहुत परेशान थे, तो लोगों को उन परेशानियों से बाहर लाने के लिए, तो ये एक प्लानिंग के साथ में होता है कि कई बार कोई अच्छी सोल, प्योर सोल बहुत प्लानिंग के साथ में आती है ज़मीन पे कि हम एक साथ आएंगे और पूरी धरती में चेंजेस लेकर। तो हर इंसान की अपनी अपनी प्लानिंग है, लाइफ की प्लानिंग है। सो जो रीइंकार्नेशन के बीच का जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस समय आत्मा क्या कर रही होती है, एंड क्या वो एक्चुअली में लोगों को डरा रही होती है जैसे हमको दिखाया जाता है हॉरर मूवीज़ में? प्रैक्टिकली तो वैसा नहीं होता है, बट कुछ तो वो होता होगा जो नेगेटिव एनर्जी से हमारे को सराउंड करती हैं। तो क्या फील होता है? क्या आप कभी ऐसे किसी एनकाउंटर के आसपास आई हैं, कुछ ऐसा एनकाउंटर किया आपने, घोस्ट एनकाउंटर जिनको हम आजकल नाम देते हैं? देखिए, जो दो तरीके की एनर्जी होती है। एक तो ये कि आपकी डेथ हुई और आप अपने सोल लाइट में गए, या फिर आपने प्लान किया कि मैं दोबारा रीइंकार्नेट होऊंगा। कई डेथ ही इम्प्रॉपर होती हैं जो रिलीज नहीं हो पाती, वो स्टक हो जाती हैं यहाँ पर, तो वो भटक रहे होते हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनको जाना कहाँ है, कैसे जाना है, वो स्टक हो गए हैं यहाँ पर। तो कई बार वो किसी और को ऑब्सेस कर लेते हैं, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटी वो देखने में आती हैं, तो वो एक्टिविटी हमें दिखती हैं, तो एक्चुअली उनको यहाँ से जाने का रास्ता नहीं पता कि कैसे उनको रिलीज होना है यहाँ से। तो जैसे उनको जाने का रास्ता पता चलता है, या वो उनको हेल्प मिलती है, चाहे पितृदोष शांति के माध्यम से या रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से, तो वहाँ पे वो रिलीज होकर अपनी सोल लाइट में वापस जा सकते हैं, जो कि उनकी सुपर कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो स्पिरिट से बात करना पॉसिबल है? देखिए, हम लोग जो सेशन में देखते हैं, कई बार तो हम सिर्फ क्लाइंट से ही बात करते हैं, हम स्पिरिट से बात नहीं करते। हमारा जो कनेक्शन है कि भाई उस मान लीजिए किसी कोई ऑब्सेशन है, तो हम क्लाइंट के थ्रू ही उससे बात करते हैं। लेकिन कई बार वो इतना मतलब वो ओवर पावर हो जाता है कि क्लाइंट एक किनारे होकर डायरेक्ट 1-to-1 उन्हीं से बातचीत हो रही होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अल्टीमेट पर्पस तो ये कि कोई और एनर्जी किसी और फील्ड में है, तो वो दोनों के लिए नुकसानदायक है, जिसकी एनर्जी आई है उसके लिए भी और जो है बॉडी उसके लिए भी। तो उसको रिलीज करना वहाँ से, और वो सिर्फ साइकोलॉजिकल बेस्ड है, बातचीत के द्वारा। हम कोई तंत्र मंत्र नहीं करते, एनर्जी है। तो जैसे ही आप एनर्जी को समझते हो, फील करते हो, तो अगर आप अपने आप में स्ट्रांग होते हो, तो आप बातचीत के माध्यम से ही उसको रिलीज कर सकते हो, उसको अवेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दूसरी एनर्जी किसी दूसरी बॉडी में है, तो आखिर वो भी तो वहाँ परेशान ही है ना।
कोई हाँ जी। सुकून से तो नहीं है। मान लीजिए कोई रिलीज नहीं हो पाई, अपनी सोल लाइट पे नहीं जा पाई, उसने किसी और को पजेस कर लिया, तो आखिर वो भी तो परेशान ही है ना। बिल्कुल। हर कोई तो चाहेगा कि वो रिलीज हो और सुख शांति से रहे। हाँ। तो यहाँ पर वो खुद भी दुखी और दूसरे को भी दुखी कर रहा है। तो जब आप उसको इस बात से अवेयर कराते हो कि इससे आपको भी शांति मिलेगी, तो वो भी जो जो जिसने मतलब जो एनर्जी पजेस की है, वो एनर्जी भी आपको हेल्प करती है उस बॉडी को रिलीज करने में। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पा रही हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक हम घोस्ट एनकाउंटर्स की स्टोरीज सुन रहे हैं अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि मूवीज़ में देखते हैं तो ठीक है, हमको पता होता है स्क्रिप्टेड है या सुपरफिशियल वो बना रहे हैं फॉर द क्रिस्प, और कई पॉडकास्ट में हम देखते हैं तो कुछ लोग आके उसको एज ओरिजिनल स्टोरीज बता रहे होते हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे क्लाइंट के साथ ये हुआ, या हमने ये एक्सपीरियंस किया, हम उस घर में गए तो लाइट्स ऑफ हो गई, ये फूट गया, ऐसा हो गया। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं? कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से होती हैं, जहाँ पर कुछ किस्से मैंने भी सुने हैं इस तरीके के कि कोई एनर्जी जिसकी बहुत जिसकी जो लाइफ जो है वो बहुत पेनफुल रही और वो रिलीज ना हो पाई हो, और अभी जहाँ पर वो एनर्जी फॉर्म में है और वो बहुत परेशान है, तो एक टाइम के साथ में वो परेशानी, वो जो जिस नेगेटिव इमोशन के साथ में वो और एक्सट्रीम होता जाता है वो नेगेटिव इमोशन, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कि तभी मैंने बोला कि कोई भी मकान की एनर्जी बहुत लंबे समय तक नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। जितने लंबा समय वो नेगेटिव रहेगी, वहाँ की एनर्जी वो उतनी एक्सट्रीम होती जाएगी, उतनी पावरफुल होती जाएगी वो नेगेटिव एनर्जी, तो उसके साथ काम करना और मुश्किल होगा। रीइंकार्नेशन की हम जो बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है कि इंसान के साथ, अगर हम ब्रीफ में बता पाएँ टाइम स्टैम्प जो होते हैं कि कैसे हम डील करना स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट पहले आता है तो उनके क्या क्वेरीज होते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमको धीरे धीरे ट्रीट करना कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस में हम जाते हैं तो कैसे पास्ट लाइफ में जाते हैं, जब जाते हैं तो क्लाइंट सिर्फ पास्ट लाइफ में जाता है या आप भी उनके साथ ट्रैवल करते हैं, एंड वहाँ से वापस जब आते हैं तो उनको वो चीज़ें याद रहती हैं जो अभी वो देख के आए हैं, या फिर वो भूल जाते हैं उसको ट्रीट करके। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मैं इसको आपको एक अपनी मेरी एक क्लाइंट के स्टोरी के थ्रू मैं आपके साथ जाना चाहूँगी। इसमें एक फियर फोबिया के क्लाइंट मेरे पास आए, जिनको पहाड़ पे चढ़ने से डर लगता था और वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी उनको, और उनको ये था कि मेरे को सेशन के थ्रू इससे बाहर आना है, क्योंकि ये मेरे को जब भी मैं थोड़ा सा पहाड़ी एरिया पे चढ़ाई करते हैं और हमारा काम ही वही वाला है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। फीमेल थी वो। तो जब हमने उनको रिग्रेस किया तो वो सीधे पास्ट लाइफ में गई। मतलब हमने उनको नहीं, हम पर्पसफुली लेके नहीं गए, हम तो सिर्फ कोर इशू तक पहुंच रहे थे, तो वो सीधे पास्ट लाइफ में ही चली गई, जहाँ पर उन्होंने अपनी डेथ देखी। पहाड़ से गिरकर उनकी डेथ हुई और 2-3 दिन तक उनकी बॉडी किसी को मिली ही नहीं, और बहुत मुश्किल से उनकी बॉडी मिली, और उसके बाद प्रॉपर रिचुअल किए गए। तो वहाँ से ये ट्रैवल करके इस लाइफ में उनका ये फियर ऑफ फोबिया आया, जहाँ पर उनको हाइट से डर था, या हाइट पर चढ़ने से उनको वॉमिटिंग हो रही थी, तो वो एनर्जी वहाँ से ट्रैवल हो रही थी। ऐसे ही एक केस में मैंने, और एक मेरा केस था जिसमें कि हम उनकी माइग्रेन और बढ़ते हुए ओबेसिटी से वो परेशान थी। तो जब हम उनके ऊपर गए तो वहाँ पर वो जो पास्ट लाइफ में रिग्रेस हुई, अपने आप ही वो रिग्रेस हुई, हम पर्पसफुली लेके नहीं गए, क्योंकि सॉरी पास्ट लाइफ की बात आ रही है इसलिए हम स्पेशली पास्ट लाइफ का जिक्र कर रहे हैं स्टोरीज में। तो वहाँ पर उनकी डेथ जो हो रही थी वो पानी में डूबने से हुई, और उनके पेट में बहुत सारा पानी भर गया था। तो जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी वो भर गया, मतलब फूला हुआ लगना पेट, और भरा भरा सा एकदम। तो उनको ओवर ईटिंग की आदत थी कि पेट एकदम ऐसा भरा रहना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, तो वो ओवर ईटिंग। और उसमें ही उन्होंने मुझे आफ्टर सेशन ये बताया, उनको नहीं पता था कि भाई क्या हो सकता है इसका इशू। जब उन्होंने देखा कि अपनी पास्ट लाइफ में डूबने से उनकी डेथ हुई है, तो आफ्टर सेशन उन्होंने बताया कि मुझे स्विमिंग पूल में उतरने से भी डर लगता है, पानी से इतना डरती हूँ कि मैं स्विमिंग पूल में भी नहीं उतर पाती। और आफ्टर सेशन वो सारी चीज़ें उनकी रिलीज हुई, तो पानी का डर कम हुआ। हालांकि वो एक ही सेशन ही हुआ था हमारा, हम 1-2 सेशन लेते तो शायद उनका पानी का डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता, लेकिन बाकी चीज़ों पे उनका वर्क हुआ। बहुत सारे इश्यूज उनके अपने थे, हस्बैंड बात नहीं सुनते हैं, बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज थे, उस पर काम हुआ। तो दोनों केसेस में आपने बताया कि आपने उनको फोर्स नहीं किया, आप नहीं लेके गए उनको, वो खुद से ही मतलब विलिंगली उसमें जाते गए। हाँ, मतलब तो आप ले जा सकते हैं अगर कोई नहीं जाना चाहे अपने पास्ट लाइफ में, लेकिन अपना बस इशू आपसे आके बताए। हाँ, हमने हर तरह की टेक्निक सीखी है जिसमें कि हम पर्पसफुली पास्ट लाइफ में भी लेके जा सकते हैं। और दूसरी टेक्निक ये है कि जिसमें हम क्लाइंट को फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट का सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है। मान लीजिए उसकी प्रॉब्लम इनर चाइल्ड में है और मैं पर्पसफुली उसको ले गई पास्ट लाइफ में, तो क्या उसको रिजल्ट मिलेंगे? हमारा उद्देश्य पास्ट लाइफ या इनर चाइल्ड देखना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन मिले। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
जिसकी प्रॉब्लम है उसको पता है ना कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई और सॉल्यूशन कहाँ पर है। तो हम अपनी टेक्निक में वही टेक्निक यूज़ करते हैं, फ्री छोड़ देते हैं क्लाइंट को कि वो उस पर पहुँचे। हम वो मतलब सिम्टम क्रिएट करके छोड़ देते हैं और वो जहाँ पर पहुँचता है हम वहाँ पर काम करके वापस आते हैं। तो कुछ जो बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्लाइंट को अपना सेशन, चाहे वो इनर चाइल्ड हो चाहे पास्ट लाइफ हो, याद नहीं रहता। अदरवाइज तो सबको अपने सेशंस याद रहते हैं कि उसने पास्ट लाइफ में क्या देखा। इवन कई बार इनसाइट्स भी आते हैं। एक हमने किया था पास्ट लाइफ, बच्चा तो नहीं बोलूँगी, मतलब मुझसे उम्र में छोटी है तो मुझे बच्ची जैसी लगती है। तो वो अपने बहुत सारे इश्यूज़ फेस कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ में, काफ़ी सारे उसके इश्यूज़ थे, रिलेशनशिप इश्यूज़ थे उसके। तो वो जब पास्ट लाइफ में गई तो उसने देखा कि वो अपने हस्बैंड, वो उस लाइफ में वो मेल है और उसका हस्बैंड फीमेल है, और उसने अपने हस्बैंड को हिट किया। कुछ ग्रजेस कुछ हुए, प्रॉब्लम उसमें भी वो दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि आपस में उनकी नहीं बनी और उसने अपने हस्बैंड को हिट किया उसमें। और वहाँ पर अपने वाइफ को, मतलब वो मेल है और तो अपनी वाइफ को हिट किया उन्होंने पिछले जन्म में जहाँ पर वो मेल है और उसकी वाइफ फीमेल, उसका हस्बैंड फीमेल है। ओके, है ना? तो वहाँ पर वो फीमेल जो है वो मेल को मार रहा है। ओके, ठीक है, मतलब इस लाइफ में उसका हस्बैंड है वो। ठीक है, तो वहाँ पर उसने देखा कि ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज मैं ये फेस कर रही हूँ। कई बार रियलाइजेशन ही अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। वहाँ पर वो देख रही है कि मैं अपना, जहाँ पे वो हस्बैंड है, मैं अपने वाइफ के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। आज ये जहाँ पर वो मेल है, आज की फीमेल उस समय मेल है जिसमें उसने अपने वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया। आज वो अपने हस्बैंड से शिकायत कर रही है कि आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो। तो ये अवेयरनेस आई एक। तो दूसरा, फीलिंग ही अपने आप में एक हीलिंग है। जहाँ पर उसने वो चीज़ फील की, यहाँ पर वो हील हो गई। तो अपने हस्बैंड के साथ में जो रिलेशनशिप इश्यूज थे कि वो मुझे सुनते नहीं हैं, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तो वो काफ़ी रिजॉल्व हुए इशू। एक तरीके से कर्मा ही हो गया। बिल्कुल, कर्मा थ्योरी, इसको तो हम धर्मा कर्मा थ्योरी बोलते ही हैं। एक टॉपिक ये भी है, धर्मा कर्मा थ्योरी, और ये भी अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है। लेकिन जैसे कई बार बोलते हैं कि आप अपने कर्मा काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ हम इसको बोलते हैं पश्चाताप। जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो कर्मा अपने आप कट जाते हैं। अभी तक तो इस लड़की को रियलाइजेशन ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जैसे ही उसको वहाँ जाके रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये तो मेरे ही कर्म है, मैं इनको दोष क्यों दे रही हूँ, मतलब उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने कभी किया था उसके साथ में गलत, जो मैं आज भुगत रही हूँ, तो कर्मा कट गए ना। तो हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे कर्मा कट जाते हैं। आप इतने कंक्लूड करना चाहूँगा मैं इस पॉडकास्ट को, आप इतने सारे टॉपिक्स में एक्सपर्टीज़ रखती हैं, थ्योरीज तो बहुत अलग अलग हैं सबकी, तो आप कैसे मतलब इतने वेरिएशंस में जाके उसमें आपने अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई की और उसमें बहुत अच्छे लेवल से ही मतलब चीज़ों को सीखा। बहुत लोग तो अननोन और अनऑथेंटिक सोर्सेज से भी सीखते हैं चीज़ों को, और आप ऑथेंटिक सोर्सेज से सीख के भी इतने वेराइड चीज़ों में इंटरेस्ट कैसे रखें। और एट दी एंड अभी आपको बैठ के क्या लगता है कि बेस क्या है सभी चीज़ों का? एक बेस अगर मैं बोलूँ कि कहाँ से एक इंसान उसको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और कहाँ से सॉल्यूशन ला सकता है, कोई एक बेस आपको लगे कि कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मान लीजिए इमोशन हो सकता है, कुछ भी, तो आपको इसका बेस क्या लगता है? जितनी भी चीज़ें हमारे पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग से किसी भी चीज़ से रिलेशन रखती हैं, वो बेस आपको क्या लगता है? आप मतलब प्रॉब्लम जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो? तो नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि इतनी सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ कंक्लूड करना चाहें, क्योंकि अभी तक कोई भी गेस्ट मैंने नहीं देखे जो इतनी सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ रखते हों, आपने वो सब कुछ सीखा है, तो अब आपको जब आप अकेले बैठ के सोचते हैं कि हाँ मैंने इस क्लाइंट को इस चीज़ से हील किया, इनकी प्रॉब्लम इस चीज़ से समझी, तो एट दी एंड कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद से आते हो कि बेस तो ये है यार, बेस तो इमोशन है, बेस तो फीलिंग्स है, या बेस सिर्फ एक आत्मा है, या बेस सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव है, और ये हमें नेचर रोज बताती है। रोज सुबह सूरज उगता है, रोज शाम को डूब जाता है, तो हम दोनों को उतना ही सम्मान दें। ना तो पॉजिटिव बहुत अच्छा है, ना नेगेटिव बहुत खराब है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, जिसको समस्थिति कहते हैं, हाँ। ये समझना और इसे एक्सेप्ट करना। कई बार हम यहाँ से समझ जाते हैं लेकिन उसको हम अपने आचार और व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। जब हम उसको अपने आचार और व्यवहार में लाएं तो हर इंसान संत हो जाएगा। तो ना तो हम इस पॉजिटिविटी की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट है। अगर नेगेटिव ना हो तो सब पॉजिटिव हो तो फिर क्या तारीफ है? सही बात।
तो दोनों की अपनी वैल्यू है। हम्म। तो अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है हम्म, तो उस समय बहुत नेगेटिव ना होके हम्म, इसे ये समझना कि ये भी एक लाइफ का पार्ट है, हम्म, ये भी मेरे लिए कुछ लर्निंग्स लेकर आया है, हाँ, हाँ, और इससे बाहर आने में मुझे कुछ लोगों की मदद लग सकती है तो मुझे लेनी चाहिए। हम्म, तो इसको भी पॉजिटिव वे में ही लेकर चलना है, तब हम अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अदरवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव के खेल में आप अपने आप को डुबा देंगे, क्योंकि इस संसार में ना तो कुछ सही है ना कुछ गलत है, हाँ, सबके अपने सोचने का नज़रिया है। नज़रिया। सो एट द एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज ही हैं जो हमको भी चला रही हैं। सब कुछ जो भी चीज़ हम देखते हैं अपने अराउंड, सब कुछ इसी से लिंक्ड है। थैंक यू मैम, बहुत कुछ मेरे को भी अभी सीखने को मिला और बहुत कुछ अभी मैं 2-3 दिन लगेगा ग्रेस्प करने में, और जब मेरे व्यूअर्स भी देखेंगे तो ज़रूर ये चीज़ें उनके माइंड में चलेंगी, क्योंकि बहुत ही डीप टॉपिक्स हैं। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमने इसको 50% से भी कम ऊपर से टच किया है, और जितनी आपको नॉलेज है उसके हिसाब से तो मेरे को लगता है कि हमने बहुत ही कम अभी सिर्फ बेसिक्स को देखा है। तो आई होप कि हम दोबारा भी बैठेंगे और ये सभी टॉपिक्स को और इन डीप समझेंगे, एक और अच्छे तरीके से ऑडियंस तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इससे कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जा रहे होंगे, एंड जिनको भी इन चीज़ों से डाउट रहता है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सबसे पहले तो लाइक करें वीडियो को, एंड मैम का आपको जो भी सोशल हैंडल्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप इनसे बहुत कुछ और सीख सकते हैं। ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शेयर करते रहती हैं। सो फिलहाल हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मैम, एंड में बस आपका पूछना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट का पूरा एक्सपीरियंस, पूरा जो थीम है द सौभाग्य शो का, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था सौभाग्य, आपने बहुत अच्छी थीम उठाई है और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कस करने में। होपफुली इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों की मदद कर सकें, लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें और अवेयरनेस लोगों के बीच में आए कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो समय रहते उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साथ सीमा जिंदल मैम द सौभाग्य शो पे। थैंक यू।